नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक में अब नेक्स्ट जो विशेषता है अनुसंधान की जो होनी चाहिए कि ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। अब व्यवस्थित से क्या मतलब है? व्यवस्थित मतलब कि जो शोध है, जो अनुसंधान है, उसके प्रभावी होने के लिए उसका सिस्टमैटिक होना जरूरी है। इट मीन्स कि इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, डिफाइंड स्टेप, जिसे कि हम चरण भी कहते हैं। ये है हमारे स्टेप्स। कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो पहले हम उसे उसकी हम एक तैयारी करते हैं कि हमें रिसर्च में क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक होना या व्यवस्थित होना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या को परिभाषित करेंगे, यानी कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं, हमें कोई भी मेडिसिन बनानी है, हमें दवा बनानी है, तो हम पहले देखेंगे समस्या क्या है। समस्या है जैसे कि कोविड। अब कोविड प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें कोई भी दवा बनानी है। ठीक है, तो हमने परिभाषित कर लिया अपना प्रॉब्लम कि हमारी जो रिसर्च होगी वो किस चीज पे बेसिस होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अनुसंधान का हम डिजाइन करेंगे। हम देखेंगे कि हमें जो दवा बनानी है उसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट डालने हैं। सपोज हम उसमें ए बी सी कुछ भी ऐसे तत्व डाल रहे हैं जिससे कि हमें लगता है कि कोविड की दवा उससे बन जाएगी, तो हम उसे किस तरीके से तैयार करेंगे उस मेडिसिन को, वो क्या है? वो है डिजाइन करना। फिर डेटा संग्रह करेंगे हम, उसका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब अब हमने जो दवा बना दी है, हम कुछ लोगों को लेंगे। हम क्या करेंगे कि सैंपल हम यहाँ पे लेते हैं, नमूना जिसे हम बोलते हैं, और उस पे फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसको वो मेडिसिन हम देते हैं। सपोज हमने मेडिसिन एक्स बनाई, ये मेडिसिन हम दे रहे हैं इनको, और उसके बाद हम हमारे पास में डेटा आएगा कि ये जो मेडिसिन जो हमने बनाई है अभी, वो इन पे कारगर सिद्ध हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसका हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर हम डेटा का विश्लेषण करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग सही हुए। 100 लोगों को हमने वो दवा दी, उसमें से कितने सही हुए, 60 सही हुए, 80 सही हुए, कितने परसेंटेज लोग सही हो रहे हैं। उसके हिसाब से फिर हम उसकी रिपोर्ट बना देंगे। तो ये क्या किया हमने? ये हमने एक व्यवस्थित तरीके से अपनी रिसर्च को किया। एक हमने एक तरीका अपना लिया कि हर एक स्टेप हमने डिफाइन कर लिया, अलग अलग चरण हमने डिफाइन कर लिए कि हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे। तो ये एक तरीका होता है रिसर्च को करने का प्रॉपरली। देन आपका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता होती है अनुसंधान की, वो है नियंत्रित कारक, यानी कि कंट्रोल्ड फैक्टर। अब कंट्रोल्ड फैक्टर क्या होते हैं? देखो, जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड की हमने क्या करी, दवा बनाई, हमने कोविड की दवा बनाई और उसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो लोगों पे असर कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये क्या है? ये एक फैक्टर है। फैक्टर मींस, यानी कि ये फैक्टर हम जानना चाह रहे हैं कि ये दवा काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, अब ये पता करने के लिए हमारे पास में एक कंट्रोल फैक्टर भी होना चाहिए। इट मींस कि 4 लोगों को सपोज कोविड हो गया, तो उसमें से हम 2 को दवा नहीं देंगे, हम सिर्फ 2 लोगों को वो मेडिसिन देंगे। कोविड की मेडिसिन हमने 2 को दी है। ये क्या है? जिसको हमने मेडिसिन नहीं दी है उसे ही हम कहते हैं कंट्रोल। ओके, या फिर नियंत्रित कारक। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि दवा असर कर भी रही है कि नहीं कर रही है? हमें तब पता चलेगा कि हम कुछ लोगों को नहीं दवा देंगे, जिनको हमने दवा दी है अगर सिर्फ वही सही हो रहे हैं, और जिन्हें हमने नहीं दवा दी वो सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि दवा काम कर रही है। अगर हमने इनको दवा दी है 2 लोगों को, ये भी सही हो गए और ये दोनों जो थे वो भी सही हो गए, इसका मतलब कि ये दवा के असर से सही नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए हमें कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंट्रोल जो होगा उस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसको हम एज सच ऐसे ही रखेंगे। बाकी के जो सैंपल है उस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता करना है कि जो हमारा पौधा है उस पर लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो हम उसको लाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, कि क्या सनलाइट ज्यादा देने से पौधे का जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हमें ये पता करना है। तो अभी हमारा फैक्टर क्या है कि सनलाइट का क्या असर होता है पौधे की ग्रोथ पे। तो हम इसमें कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि नियंत्रण चर, वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम चर बोलते हैं, वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल जो हमारा है वो क्या क्या है? हमें पता करना है कि लाइट का क्या इम्पेक्ट हो रहा है। तो हमने 2 पौधे ले लिए यहाँ पे, और दोनों पौधों को हमने समान मात्रा में हमने पानी दिया, एक ही जैसी हमने मिट्टी दी है, और एक ही टेम्परेचर पे रखा है। दोनों को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही हमने दोनों को रखा हुआ है। तो अब हमें जब पता करना है कि सूरज की रोशनी का इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, तो ये जो तीनों
हैं वो तो हमने इनको एक ही जैसी चीजें प्रोवाइड करी है यहाँ पे, जो इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। अब हम अलग इसमें क्या करेंगे कि एक पौधे को हम सनलाइट में रखेंगे और दूसरे पौधे को हम रखेंगे सनलाइट में नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे रूम के अंदर, हम इसको रख सकते हैं। अब तो अब हमें पता चलेगा कि जो पौधा रूम के अंदर था उसमें कितनी लंबाई उसकी बढ़ी, और जो हमने सनलाइट में जिसे हमने रखा था उसकी लंबाई कितनी बढ़ी। उससे हमें पता चलेगा कि सनलाइट का इस पे कितना असर हो रहा है। लेकिन बाकी चीजें समान होनी चाहिए, इसमें बाकी चीजें सेम होनी चाहिए। हमने इसको भी 1 लीटर पानी दिया है, दूसरे को भी 1 लीटर पानी दिया है, सॉइल हमने एक ही जैसी सॉइल दी है दोनों को ही, और जो टेम्परेचर है वो भी हमने समान रखा है। ये तीनों चीजें हमने समान रखी है। तो इसे ही हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिसपे हमने प्रयोग किया और जिसपे हमने प्रयोग नहीं किया है, उन दोनों को जो समान कंडीशन हम देते हैं उसे ही हम कहते हैं नियंत्रित कारक। और जो एक हम अलग देंगे, यानी कि हमने इसमें एक को हमने सनलाइट दी है और दूसरे को हमने सनलाइट नहीं दी है, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो स्वतंत्र चर है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका असर हम देखेंगे आश्रित चर पे, यानी कि आश्रित चर मतलब जो डिपेंड है इस पे क्या डिपेंड है, सनलाइट पे क्या डिपेंड है, इसकी हाइट, प्लांट की जो हाइट है, प्लांट की हाइट कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है सनलाइट पे। इसका मतलब कि हाइट क्या है, ये आश्रित है, किस पे आश्रित है, सनलाइट पे। सनलाइट क्या है, ये स्वतंत्र चर है। इसका मतलब कि सनलाइट पे किसी का कोई असर नहीं पड़ना है, इस सनलाइट का असर हम देख रहे हैं किस पे, हाइट पे देख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल फैक्टर या नियंत्रित कारक का मतलब यही है कि जब हम सेम कंडीशन दे रहे हैं दोनों को, किसी एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर का अगर हमें इम्पैक्ट देखना है किसी पे भी, तो उसके लिए जो हम समान तरीके की कंडीशन दोनों को ही देते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले को भी और नॉन एक्सपेरिमेंट वाले को भी, उसे ही हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो जो कंट्रोल वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कोई भी हम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं उसमें तो इसका इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान है। लेकिन जब सामाजिक विज्ञान जो होता है, जैसे कि सोशियोलॉजी है या साइकोलॉजी है या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, उनमें कंट्रोल को यूज करना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र जो भी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं। अब लोगों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने समान कंट्रोल कंडीशन दे दी, वाटर सॉइल टेम्परेचर तीनों चीजों को हमने एक जैसा ही कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को कंट्रोल करना। तो इसलिए जो सामाजिक विज्ञान है उसमें बहुत ही कठिन होता है, जो कंट्रोल जो नियंत्रित कारक है उसको कंट्रोल करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये था हमारा कंट्रोल फैक्टर। नेक्स्ट जो विशेषता है अनुसंधान की वो है कि जो अनुसंधान है वो साइक्लिकल या चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब क्या होता है, जब हम रिसर्च कोई भी करते हैं, कोई भी रिसर्च होती है वो किसी भी मेनली कोई भी जो हमारी समस्या है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालने के लिए हम करते हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, हमें कोई भी टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है कि कोई भी खेत है, जो फसलें हैं उनको कट करने के लिए हमें आसान तरीका बनाना है, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रैक्टर वगैरह बनाना है जिससे कि आसानी से हम उसको कट कर सकें, जो हमारे किसान हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें रिसर्च करी जाएगी, रिसर्च से ही हम ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे। मतलब कि हम कोई ना कोई समस्या को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम एक समस्या को हम एड्रेस करने के लिए कोई भी अनुसंधान करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक योजना बनाते हैं, उसमें प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है। फिर उसके बाद हम कुछ ना कुछ खोज कर लेते हैं, डिस्कवरी कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि जो हमने ये अभी जो भी हमने नई चीज को हमने खोज करी है वो किस तरीके से हम उसे अप्लाई करेंगे हर एक चीज पे। और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम पब्लिश करते हैं। हम उस पे क्या करते हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं, रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। तो पब्लिकेशन के बाद वो हर एक के पास पहुंच जाता है, सब उसको पढ़ सकते हैं। तो जब उस रिसर्च जैसे कि सपोज कोई मेडिसिन, हमने कोई दवा बना दी है, ठीक है, जैसे कि हम कोविड का ही उदाहरण ले लेते हैं, फिर से कोविड की कोई भी हमने दवा बना दी है, ठीक है, उस पे हमने पहले प्लानिंग करी कि हम कौन से उसमें कंपोनेंट्स को हम यूज करेंगे। हमने फिर उसका इस्तेमाल किया, लोगों पे उसका इम्पैक्ट देखा और उसका हमने विश्लेषण किया कि ये कितनी कारगर साबित हो रही है। फिर हमने रिसर्च पेपर लिखा और उसको हमने शेयर कर दिया। अब हम जब रिसर्च पेपर लिख के बता रहे हैं कि हमने जो ये एक्स दवा बनाई थी कोविड की वो कितनी कारगर है,
तो अब जो नए जो रिसर्चर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर से उस पे और रिसर्च करेंगे। वो देखेंगे कि इसमें हमने जो कंपोनेंट, सपोज हमने इसमें ABC तत्व इस्तेमाल किए थे इस दवा को बनाने के लिए, अब हम इसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि और कारगर हो जाए। मतलब कि ये फिर से उसमें रिसर्च होगी, फिर से एक और रिसर्च इसमें करी जाएगी। इट मीन्स कि ये क्या है, साइक्लिकल, मतलब रिसर्च कभी रुकती नहीं है। रिसर्च होती है, उसके बाद फिर उस पे बाकी के दूसरे साइंटिस्ट उस पे सोचते हैं कि और क्या करना है, फिर से रिसर्च होती है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है, और फिर उस पे दोबारा फिर से रिसर्च चलते ही रहती है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रिया है। एक समस्या से ये शुरू होता है और एक समस्या पर ये समाप्त हो जाता है, और फिर से दोबारा से उस पर हम रिसर्च करके उसको और ज्यादा सही करने की कोशिश करते रहते हैं। ये था आपका चक्रीय। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए रिसर्च ने। अब तार्किक का क्या मतलब है कि जो हमारा रिसर्च है, ठीक है, शोध तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित हो, मतलब लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई उसका साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, वैज्ञानिक तर्क उसके पीछे होना चाहिए। इट मीन्स कि जो तार्किक शोध है उसका मतलब है कि जितने भी जो हमारे सिद्धांत है, जो विभिन्न दावे हम करते हैं, सिद्धांत की वैधता को समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित जांच होनी चाहिए। कोई भी सिद्धांत है, जैसे कि लॉ है गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि ग्रेविटी, उसका जो भी लॉ है उसको हमने समझा, उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण हम उसका कर सकते हैं। उसके लिए भी एक व्यवस्थित जांच है। अब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का लॉ तो दे दिया गया बहुत पहले, अब उस पे क्या होगा, उस पे और भी ज्यादा रिसर्च और रिसर्च होगी, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे उसको हम जनरल एप्लीकेबिलिटी हम उसकी कैसे लेके आ सकते हैं, इन सब पे, तो इन सब पे वो बेसिस होता है। ठीक है, वो साइंटिफिक होगा। इसमें जो भ्रांतियां हैं वो सब कुछ इसमें शामिल नहीं हो सकती है। जैसे कि कोई भी मिथ्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो हम बहुत टाइम से चली आ रही हैं, लोग किस तरीके से सोचते हैं, तो बेसिकली जिसको कि हम भ्रांतियां कहते हैं, मिथ कहते हैं, मिथ्स के लिए कोई जगह नहीं होती है रिसर्च में। यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक ही होता है जिसे हम प्रूव कर सकें, जिसको हम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लॉजिकल कहते हैं कि एक लॉजिक होना चाहिए, एक रिसर्च के पीछे कुछ ना कुछ कारण हमें देना पड़ेगा कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर कोविड की सिचुएशन आई तो वो क्यों आई, क्योंकि उसके लिए एक वायरस जिम्मेदार था। अब यहाँ पे भ्रांति हो सकती है कि नहीं, यहाँ पे हमारे कुछ देवी देवता हमसे नाराज हो गए, इस वजह से हमें कोविड हो रहा है, तो वो क्या है, वो भ्रांति है। ठीक है, तो इनके लिए जगह नहीं होती, भ्रांतियों के लिए कोई जगह नहीं होती, एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें क्या होगा कि भ्रांतियों की पहचान हमें करनी है, ठोस तर्क के आधार पे ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या है कि कोई भी रिसर्च करता है, कोई भी, उसको पब्लिकेशन होता है, उसका रिसर्च पेपर छपता है उस पे, उसके बाद जो बाकी के साइंटिस्ट हैं उस पे वो अपने विचार देंगे, उसकी वो एक क्रिटिकल थिंकिंग देंगे, आलोचनात्मक सोच उस पर अपनी वो व्यक्त कर सकते हैं कि ये जो रिसर्च का रिजल्ट निकला है ये शायद इनकरेक्ट है, ये गलत हो सकता है, इस पे और इस तरीके का कुछ और रिजल्ट आना चाहिए था। ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती है। देन नेक्स्ट इस अनुकरणीय यानी कि रेप्लिकेबल। देखो, जो रिसर्च होना चाहिए वो अनुकरणीय होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च हो रही है सपोज, ठीक है, जैसे कि हम फिर से कोविड का एग्जांपल लेते हैं कि इसकी हमने मेडिसिन बनाई, ठीक है, इसकी जो हमने दवा बना दी है, उसे बनाने का एक तरीका होगा कि हमने कैसे बनाया, उसमें ABC जो भी कंपोनेंट यूज करें, तो जो उसका तरीका है वो रिसर्च पेपर में उसको लिखेंगे, फिर जाके उसको पब्लिश करेंगे, ताकि जो इन्होंने तरीका अपनाया था, यहाँ पे जो भी प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया था, उसकी नकल करी जा सके, मतलब कि उसको कॉपी कर सके। बाकी के साइंटिस्ट उसको अगर कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा वो साइंटिस्ट भी उसको वही मेथड को अपना के वही मेडिसिन बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये साबित होगा कि हाँ, ये जो रिसर्च करी गई है वो सही रिसर्च करी गई है। बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च पेपर्स देखते हैं, और उसमें जो प्रोसीजर दिया होता है कि जो पहले के रिसर्चर्स ने क्या काम किया हुआ था, उसी बेसिस पे वो अपनी रिसर्च को करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पहले के रिसर्चर्स ने काम किया है, क्या वो सच में उन्होंने किया भी है या नहीं किया है, उसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेबल या अनुकरणीय। मतलब कि ऐसी प्रोसीजर जो भी अपनाया गया था वो इतने अच्छे से दिया हुआ होना चाहिए कि बाकी के साइंटिस्ट या रिसर्चर्स उसी मेथड को वो दोबारा से कर सकें।
क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे फेक रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, किए जाते हैं। तो अगर कोई फेक रिसर्च पेपर, यानी कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है लेकिन उन्होंने पब्लिश कर दिया उस पेपर को, तो अगर कोई रिसर्चर है उसी रिसर्च को वो दोबारा से करता है तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो फेक था, राइट। तो इससे क्या होता है कि इसकी प्रामाणिकता की भी जांच हो जाती है कि ये जो रिसर्च हुई थी ये सच में हुई भी थी या नहीं हुई थी, इसमें जो रिजल्ट मिले हैं वो सही भी हुए हैं नहीं हुए हैं। तो इसलिए कोई भी रिसर्च जो होती है वो रेप्लिकेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो अनुसंधान के परिणामों को सत्यापित करने की अनुमति देता है, यानी कि जो अनुसंधान के परिणामों को सत्यापित कैसे करेंगे, मतलब कि सेम मेथड हम भी अप्लाई करके देख लेंगे कि इस रिसर्चर ने ये किया था तो हम भी वही चीज करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ठीक है, ये रिसर्च सही हुई है और इससे ये जो रिजल्ट मिला है वो सही है। जो हमारे अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं कि एक तो ये निष्पक्षवाद होना चाहिए, निष्पक्षतावाद इसमें यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, साख होनी चाहिए, इसमें सामान्यीकरण होना चाहिए इसका, आनुभविक अनुसंधान, वर्गीकरण, नियंत्रित कारक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और अनुकरणीय होना चाहिए।